नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में स्वागत है आपका। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज के हेडलाइंस। ज्ञानपीठ अवार्ड की घोषणा। प्रसिद्ध तमिल लिरिसिस्ट और लेखक आर वेरामुथु को साल 2025 के लिए मिलेगा ज्ञानपीठ अवार्ड। ज्ञानपीठ अवार्ड की शुरुआत हुई थी 1961 में। जल्दी डीजल की जगह लेगा डाई मिथाइल ईथर। डाई मिथाइल ईथर की सबसे बड़ी खासियत है इसका हाई सीटेन नंबर। केमिकल इंडस्ट्री में भी काफी काम आता है डाई मिथाइल ईथर। और 2025 के साहित्य अकादमी अवार्ड्स की भी घोषणा। नवतेज सरना को इंग्लिश नॉवेल क्रिम्सन स्प्रिंग के लिए मिला सम्मान। हिंदी राइटर ममता कालिया को मेमोयर जीते जी इलाहाबाद के लिए दिया गया अवार्ड। हाल ही में प्रसिद्ध तमिल लिरिसिस्ट और लेखक आर वेरामुथु को साल 2025 के लिए ज्ञानपीठ अवार्ड देने की घोषणा हुई है। ज्ञानपीठ अवार्ड किसी भी लेखक के लिए देश का सबसे बड़ा सम्मान होता है। ज्ञानपीठ अवार्ड उन राइटर्स को दिया जाता है जिन्होंने अपनी भाषा में एक्सेप्शनल साहित्यिक योगदान दिया हो। ध्यान रखिए, ये सिर्फ एक किताब के लिए नहीं बल्कि पूरे लिटरेरी करियर के इम्पैक्ट को ध्यान में रखकर दिया जाता है। ज्ञानपीठ अवार्ड की शुरुआत 1961 में हुई थी और इसे भारतीय ज्ञानपीठ नाम की संस्था स्पॉन्सर करती है। पहला अवार्ड 1965 में दिया गया था जिसे जी शंकर कुरुप को उनकी पोएट्री कलेक्शन ओडा कुझल के लिए मिला था। अब अवार्ड में क्या मिलता है? विनर्स को 11 लाख की प्राइज मनी, देवी सरस्वती यानी वाग्देवी की एक ब्रॉन्ज स्टैच्यू और एक साइटेशन दिया जाता है। असली महत्व तो उस रिकॉग्निशन का है जो किसी लेखक को नेशनल लेवल पर मिलता है। कुछ रूल्स भी बहुत इंटरेस्टिंग है। यह ज्ञानपीठ अवार्ड सिर्फ उन्हीं राइटर्स को दिया जाता है जो जीवित हों और इंडियन सिटीजन्स हों। साथ ही जिस लैंग्वेज को 1 साल अवार्ड मिलता है उसे अगले 2 साल तक कंसिडर नहीं किया जाता ताकि अलग अलग भाषाओं को मौका मिले। और सबसे खास बात यह कि व्यक्ति को यह अवार्ड सिर्फ एक बार ही मिल सकता है। दोस्तों, अब जल्दी आपकी गाड़ियां डीजल से नहीं चलेंगी। डीजल को एक खास केमिकल रिप्लेस करने वाला है। कौन सा केमिकल है ये जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। हाल ही में CSIR नेशनल केमिकल लेबोरेटरी ने एक बड़ा कदम उठाया। उन्होंने डाई मिथाइल ईथर DME टेक्नोलॉजी को इंडस्ट्रियल स्केल पर ले जाने की तैयारी कर ली है। मतलब क्या हुआ इसका मतलब हुआ कि जो टेक्नोलॉजी अभी तक लैब या पायलट लेवल पर थी अब उसे बड़े स्तर पर इस्तेमाल किया जा सकेगा, खासकर फ्यूल के रूप में। अब आसान भाषा में समझिए तो डाई मिथाइल ईथर एक ऐसा सिंथेटिक फ्यूल है जिसे डीजल के ऑल्टरनेटिव के तौर पर देखा जा रहा है। यानी भविष्य में ट्रक, ट्रैक्टर और कई डीजल इंजन में इसका इस्तेमाल हो सकता है। बस इंजन्स को थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा। DME की सबसे बड़ी खासियत है इसका हाई सीटेन नंबर। इसका मतलब यह है कि यह फ्यूल बहुत जल्दी और एफिशिएंटली इग्नाइट होता है जिससे इंजन परफॉर्मेंस स्मूथ रहती है। साथ ही यह फ्यूल एनवायरनमेंट के लिए भी बेटर है। जब DME जलता है तो इसमें धुआं, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, सल्फर ऑक्साइड्स और पार्टिकुलेट मैटर बहुत कम निकलते हैं, यानी पोल्यूशन काफी हद तक कम रहता है। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि सामान्य टेम्परेचर और प्रेशर पर DME एक कलरलेस गैस होता है, लेकिन इसे आसानी से लिक्विड फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं, कुछ हद तक LPG की तरह। और यही वजह है कि इसे ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज के लिए प्रैक्टिकल माना जा रहा है। अगर एप्लीकेशंस की बात करें तो DME सिर्फ फ्यूल तक लिमिटेड नहीं है। यह केमिकल इंडस्ट्री में भी काफी काम आता है, जैसे एरोसेल प्रोपेलेंट, स्प्रे प्रोडक्ट्स में, डाइज और प्लास्टिक्स बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में DME और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ एग्रीकल्चर और ट्रांसपोर्ट सेक्टर में डीजल इंजन का बहुत बड़ा यूज है। अगर DME को सक्सेसफुली अडॉप्ट कर लिया जाता है तो यह न सिर्फ फ्यूल इंपोर्ट डिपेंडेंस को कम कर देगा बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली एनर्जी ट्रांजिशन में भी मदद करेगा। सीधे शब्दों में अगर कहें तो डाई मिथाइल ईथर ऐसा फ्यूल है, ऐसा ईंधन है जो क्लीनर फ्यूचर की तरफ, साफ सुथरे भविष्य की तरफ एक प्रैक्टिकल ब्रिज बन सकता है जहां परफॉर्मेंस भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी और पोल्यूशन भी कम रहेगा। हाल ही में 2025 के साहित्य अकादमी अवार्ड्स की भी घोषणा की गई। कुछ प्रमुख विजेताओं की अगर बात करें तो पूर्व डिप्लोमेट नवतेज सरना को उनके इंग्लिश नॉवेल क्रिम्सन स्प्रिंग के लिए सम्मान मिला है। हिंदी राइटर ममता कालिया को उनकी मेमोयर जीते जी इलाहाबाद के लिए अवार्ड दिया गया। वहीं तमिल लेखक सा तमिल सेल्वन को लिटरेरी क्रिटिसिज्म के लिए सम्मानित किया गया। अब साहित्य अकादमी अवार्ड की अगर बात करें, यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान है जो ज्ञानपीठ अवार्ड के बाद आता है।
इसकी शुरुआत 1954 में हुई थी और इसका उद्देश्य बेहतरीन साहित्य को सम्मान देना और भारत की बहुभाषी परंपरा को बढ़ावा देना है। अवार्ड हर साल मिलता है। इससे साहित्य अकादमी देती है, जो संस्कृति मंत्रालय के तहत एक ऑटोनोमस संस्था है। यह अवार्ड कुल 24 भाषाओं में दिया जाता है। इसमें संविधान की 8वीं अनुसूची की 22 भाषाएं, साथ ही इंग्लिश और राजस्थानी भी शामिल हैं। अब बात करते हैं कौन इस अवार्ड के लिए योग्य होता है। इसके लिए जरूरी है कि किताब ओरिजिनल हो, अवार्ड से पहले के 5 सालों के अंदर पब्लिश हुई हो, साथ ही लेखक भारतीय नागरिक होना चाहिए। यह भी ध्यान रखिए कि हर साल हर भाषा में सिर्फ एक ही अवार्ड दिया जाता है। यह अवार्ड उस भाषा की सबसे बेहतरीन किताब को दिया जाता है, चाहे वो पोएट्री हो, नॉवेल हो, ड्रामा हो या फिर एस्से हो। अब अवार्ड में क्या मिलता है? विजेता को एक कॉपर प्लेट, एक शॉल, एक साइटेशन और 1 लाख रुपए की प्राइज मनी दी जाती है। पहले यह राशि सिर्फ 5,000 रुपए हुआ करती थी, जो समय के साथ जिसे बढ़ाया गया है। हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने एक अहम कदम उठाया। दरअसल मिनिस्ट्री ने नागोया प्रोटोकॉल के इंप्लीमेंटेशन पर भारत की पहली नेशनल रिपोर्ट जमा की। इसे कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी सेक्रेटेरिएट को सौंपा गया है। दोस्तों, यह सिर्फ एक औपचारिक रिपोर्ट नहीं है, बल्कि दिखाता है कि भारत बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन और उसके फेयर यूज को लेकर कितनी गंभीरता से काम कर रहा है। अब आसान भाषा में समझेंगे तो नागोया प्रोटोकॉल एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है। नागोया प्रोटोकॉल तय करता है कि अगर कोई कंट्री या कंपनी किसी दूसरे देश के जेनेटिक रिसोर्सेज जैसे कि पौधे, बीज, मेडिसिनल प्लांट्स का इस्तेमाल करती है, तो उससे होने वाले बेनिफिट्स का फेयर और इक्विटेबल शेयरिंग होना चाहिए। यानी अगर किसी ट्राइबल कम्युनिटी के पारंपरिक नॉलेज या लोकल बायोडाइवर्सिटी से कोई दवा या प्रोडक्ट बनता है, तो उसका फायदा सिर्फ कंपनी को नहीं बल्कि उस कम्युनिटी को भी मिलना चाहिए। इस प्रोटोकॉल को 2010 में जापान के नागोया शहर में अडॉप्ट किया गया और 2014 में यह लागू हुआ। भारत ने इसे 2012 में ही रेटिफाई कर दिया था, जिससे साफ हो जाता है कि इंडिया शुरू से ही इस ग्लोबल फ्रेमवर्क का हिस्सा है। दिलचस्प बात यह है कि नागोया प्रोटोकॉल का स्कोप सिर्फ जेनेटिक रिसोर्सेज तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि यह ट्रेडिशनल नॉलेज को भी कवर करता है। जैसे अगर किसी आदिवासी समुदाय को किसी पौधे के मेडिसिनल यूज की जानकारी है और उस नॉलेज का कमर्शियल यूज होता है, तो उस कम्युनिटी को भी उसका हिस्सा मिलना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग, ABS के नाम से जाना जाता है। अब अगर इसके पेरेंट एग्रीमेंट की बात करें तो यह कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का हिस्सा है, जो दुनिया का सबसे बड़ा और कॉम्प्रिहेंसिव बायोडाइवर्सिटी एग्रीमेंट माना जाता है। इसे 1992 में रियो डी जेनेरियो में अर्थ समिट के दौरान शुरू किया गया था। CBD के 3 मुख्य लक्ष्य हैं। पहला, बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन, दूसरा उसका सस्टेनेबल यूज और तीसरा जेनेटिक रिसोर्सेज से मिलने वाले बेनिफिट्स का फेयर डिस्ट्रीब्यूशन। नागोया प्रोटोकॉल इन तीनों में से खास तौर पर तीसरे लक्ष्य को प्रैक्टिकली लागू करने का काम करता है। UPSC की तैयारी का हर दिन कीमती होता है और हर कल की राह आज से ही बनती है। तो क्या आपने प्रतिज्ञा ली है अपने IAS सपने को साकार करने की? स्टडी IQ लेकर आया है UPSC लाइव फाउंडेशन हिंदी प्रतिज्ञा प्लस बैच 2027, जहां कराई जाएगी प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी, वो भी रणनीतिक गहराई के साथ और सही मार्गदर्शन के साथ। इस बैच में आपको मिलेंगी 1000+ आवर्स की लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस, मार्गदर्शन और सारथी कार्यक्रमों के माध्यम से 1-to-1 पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप, डेली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज और CSET का कंप्लीट कवरेज, हैंड रिटन नोट्स, PDFs और 18 बुक्स का सेट। टेस्ट में टॉप स्कोरर को मिलेगा 11,000 रुपए का नगद पुरस्कार। प्रीलिम्स और मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम यानी PRP और MRP डिसिप्लिन के साथ फोकस भी देंगे। इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम यानी IGP के साथ अंतिम दौर तक स्टडी IQ आपका साथ निभाएगा। और इतना ही नहीं, प्रीलिम्स में सफल होने पर मिलेगी पूरी फीस वापस। अब तय कीजिए, आप सिर्फ सपना देखेंगे या उसके लिए स्टडी IQ के साथ मिलकर प्रतिज्ञा निभाएंगे। यूज करें कोड अमृत लाइव और पाएं मैक्सिमम डिस्काउंट हमारे गोल्ड, प्लैटिनम और डायमंड बैचेस पर। अगर आप 2028 में अटेम्प्ट देना चाहते हैं तो उसके लिए भी बैचेस अवेलेबल हैं। अगर अब भी कोई सवाल हो, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए या मुझे सीधा मेल कीजिए amrit@studyiq.com पर। UPSC 2027, आपकी प्रतिज्ञा हमारा मार्गदर्शन। दोस्तों, क्या आपने गजपति एम्पायर के बारे में सुना है? हाल ही में आंध्र प्रदेश के लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी टेम्पल में एक पत्थर के स्तंभ पर एक तेलुगु इंस्क्रिप्शन मिला। सबसे खास बात यह कि यह तेलुगु इंस्क्रिप्शन गजपति एम्पायर से जुड़ा है। यह डिस्कवरी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे मेडिवल साउथ इंडिया और ओडिशा के बीच कल्चरल और पॉलिटिकल कनेक्शंस के नए सबूत मिलते हैं। अब अगर गजपति एम्पायर की बात करें तो यह एक शक्तिशाली हिंदू डायनेस्टी थी जिसने लगभग 1434 से 1541 तक शासन किया।
इसकी स्थापना कपिलेंद्र देव ने की थी। कपिलेंद्र देव सूर्य वंश से संबंधित थे। इन्होंने ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के आखिरी शासक के बाद सत्ता संभाली और एक मजबूत एम्पायर खड़ा किया। शुरुआत में इस एम्पायर की राजधानी कटक थी। अगर इसके विस्तार की बात करें तो 15वीं सदी में गजपति एम्पायर इतना शक्तिशाली था कि इसका क्षेत्र उत्तर में गंगा नदी के हुगली से लेकर दक्षिण में कावेरी नदी तक फैला था। यानी उस समय यह भारत के सबसे बड़े रीजनल एम्पायर्स में से एक था। लेकिन गजपति सिर्फ युद्ध और विस्तार तक सीमित नहीं थे, वे आर्ट, आर्किटेक्चर और लिटरेचर के बड़े संरक्षक थे। इसका सबसे शानदार उदाहरण कोणार्क का सन टेम्पल है, सूर्य मंदिर है, जो आज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और उस समय की आर्किटेक्चरल ब्रिलियंस को दर्शाता है। इसी तरह ओडिया लैंग्वेज और कल्चरल ट्रेडिशंस को भी उन्होंने काफी सपोर्ट दिया। इससे ओडिशा में एक तरह का कल्चरल पुनर्जागरण देखने को मिलता है। अब अगर इसके पतन की बात करें तो यह एम्पायर हमेशा शक्तिशाली नहीं रहा। इसका सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी विजयनगर एम्पायर था, विजयनगर साम्राज्य। लगातार युद्ध और दबाव के कारण 16वीं सदी की शुरुआत में गजपति शासकों ने अपने दक्षिणी क्षेत्रों को खोना शुरू किया। साथ ही गोलकोंडा सल्तनत जैसे शक्तिशाली राज्यों ने भी उन्हें कमजोर किया। अंदरूनी संघर्ष और बाहरी हमलों ने धीरे धीरे इस एम्पायर को कमजोर कर दिया और अंततः 16वीं सदी के अंत तक यह पूरी तरह गिर गया। बाद में यह क्षेत्र मुगल एम्पायर के नियंत्रण में चला गया। हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने सुजल गांव आईडी लॉन्च किया है। दोस्तों, पहली नजर में यह एक साधारण डिजिटल इनिशिएटिव लग सकता है, लेकिन असल में यह ग्रामीण भारत के पानी के पूरे सिस्टम को समझने और सुधारने की दिशा में बड़ा कदम है। सीधी भाषा में समझें तो सुजल गांव आईडी हर गांव को दिया गया एक यूनिक डिजिटल पहचान नंबर है, जो उस गांव की पानी सप्लाई से जुड़ी हर चीज को मैप करता है, यानी पानी के सोर्स से लेकर घर के नल तक। अब यह सिर्फ पानी पहुंचा या नहीं वाली बात नहीं रही, बल्कि यह भी ट्रैक किया जाएगा कि पानी कहां से आ रहा है, किस पाइपलाइन से गुजर रहा है और आखिर में किस घर तक पहुंच रहा है। इस पूरे सिस्टम को सुजलम भारत नाम की नेशनल डिजिटल आर्किटेक्चर से जोड़ा गया है। फायदा इसका यह है कि अब सरकार के पास हर गांव की वाटर सप्लाई का एक कंप्लीट डिजिटल फुटप्रिंट होगा। अगर कहीं दिक्कत आती है, जैसे पाइपलाइन खराब हो जाए या वाटर सोर्स सूखने लगे, तो उसे जल्दी आइडेंटिफाई करके फिक्स किया जा सकता है। अब इसे थोड़ा प्रैक्टिकली समझिए। मान लीजिए किसी गांव में पानी की सप्लाई अचानक से कम हो जाती है। पहले यह पता लगाना मुश्किल होता था कि समस्या है कहां, लेकिन सुजल गांव आईडी के जरिए पूरे चेन डिजिटल रूप से उसको मैप किया जाएगा, ताकि तुरंत पता चल जाए कि इशू सोर्स में है, स्टोरेज में है या पाइपलाइन में है। दोस्तों, ध्यान रखिए कि यह इनिशिएटिव जल जीवन मिशन के तहत आया है, जिसकी शुरुआत 2019 में हुई थी। इस मिशन का लक्ष्य है कि हर ग्रामीण घर तक सुरक्षित पीने का पानी सीधे टैप के कनेक्शन के जरिए पहुंचे। लेकिन इतने बड़े मिशन को ग्राउंड पर प्रभावी बनाने के लिए सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना काफी नहीं होता, उसकी सही से मॉनिटरिंग जरूरी होता है, और यहीं सुजल गांव आईडी काम आता है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली लोअर कोपली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। यह प्रोजेक्ट नॉर्थ ईस्ट इंडिया के एनर्जी सेक्टर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस प्रोजेक्ट से क्लीन एनर्जी प्रोडक्शन को बढ़ावा मिलेगा और रीजन की बिजली जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी। लोअर कोपली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की बात करें तो यह एक 120 मेगावाट का रन ऑफ द रिवर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। इसका मतलब यह है कि इसमें बड़े रिजर्वायर या डैम की जरूरत कम होती है और नदी के नेचुरल फ्लो का इस्तेमाल करके बिजली बनाई जाती है, इसलिए इसे कंपैरेटिवली इको फ्रेंडली मानते हैं। लोकेशन की बात करें तो प्रोजेक्ट असम के वेस्ट कार्बी आंगलोंग और दीमा हसाओ यानी नॉर्थ कछार हिल्स एरिया में स्थित है। यह भौगोलिक रूप से काफी चुनौतीपूर्ण है और पहाड़ी क्षेत्र है। इस तरह के प्रोजेक्ट वहां इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को भी बूस्ट करते हैं, क्योंकि रोड्स, कनेक्टिविटी और लोकल एम्प्लॉयमेंट के मौके बढ़ते हैं। इस प्रोजेक्ट को असम पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड डेवलप कर रही है और इसकी फंडिंग एशियन डेवलपमेंट बैंक के असम पावर सेक्टर इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम के तहत की गई है। मतलब इसका यह है कि यह सिर्फ स्टेट लेवल इनिशिएटिव नहीं है, बल्कि इसमें इंटरनेशनल फाइनेंशियल सपोर्ट भी शामिल है। अब जिस नदी पर यह प्रोजेक्ट बना है यानी कोपली रिवर पर, वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया की एक महत्वपूर्ण इंटर स्टेट नदी है। यह मेघालय से निकलती है, असम के कई जिलों से गुजरती है और ब्रह्मपुत्र में जाकर मिलती है। खास बात यह है कि यह ब्रह्मपुत्र की साउथ बैंक की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी मानी जाती है। कोपली रिवर लगभग 256 किलोमीटर लंबी है, जिसमें से कुछ हिस्सा मेघालय और असम के बीच सीमा भी बनाता है। इस नदी का फ्लो और टेरेन हाइड्रो पावर जनरेशन के लिए बहुत सुटेबल माना जाता है, इसलिए यहां इस तरह के प्रोजेक्ट्स डेवलप किए जा रहे हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है ग्लोबल ऑयल सप्लाई का एक बेहद क्रिटिकल चोक पॉइंट कौन सा है? इसका नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज।
स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच है। यह एक अत्यंत सकरा और रणनीतिक जलमार्ग है। यहाँ से दुनिया के लगभग 20 से 25% कच्चे तेल और एलएनजी की आपूर्ति गुजरती है। हाल ही में युद्ध की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में डिसरप्शंस देखने को मिले हैं और इस वजह से कई गल्फ एनर्जी प्रोड्यूसर्स ने ऑयल और गैस शिपमेंट्स पर फोर्स मेजर डिक्लेयर कर दिया। आइए समझते हैं कि ये फोर्स मेजर होता क्या है। दोस्तों, इसका सीधा मतलब है कि कंपनियां अपने कॉन्ट्रैक्चुअल कमिटमेंट्स को फिलहाल पूरा करने की स्थिति में नहीं है और इसके लिए वे लीगली प्रोटेक्टेड रहना चाहती हैं। फोर्स मेजर एक ऐसा लीगल कॉन्सेप्ट है जो कॉन्ट्रैक्ट लॉ में इस्तेमाल होता है। फ्रेंच भाषा से आया हुआ है शब्द और इसका लिटरल मीनिंग होता है सुपीरियर फोर्स, यानी ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन जो इंसानी कंट्रोल से पूरी तरह बाहर हो। उदाहरण के लिए युद्ध, अर्थक्वेक, टेररिस्ट अटैक, पेंडेमिक या बड़े स्तर पर सिविल अनरेस्ट, ये सभी फोर्स मेजर की कैटेगरी में आ सकते हैं। अब ऐसी परिस्थितियों में कॉन्ट्रैक्ट की पार्टीज COPs अपनी ऑब्लिगेशन को टेम्पररली सस्पेंड कर सकती हैं, रिवाइज कर सकती हैं या एक्सट्रीम केस में कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट भी कर सकती हैं। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात भी समझना है। बात यह है कि हर अनएक्सपेक्टेड इवेंट को फोर्स मेजर नहीं कह सकते, वो फोर्स मेजर नहीं होता। अगर कोई सिचुएशन प्रेडिक्टेबल थी या उसे प्रिवेंट किया जा सकता था या फिर वो नेग्लिजेंस के कारण हुई है तो उसे फोर्स मेजर का प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। यानी लॉ इस कॉन्सेप्ट का मिसयूज रोकने के लिए काफी स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज भी तय करता है। जब कोई पार्टी फोर्स मेजर इन्वोक करती है तो उसे दूसरी पार्टी को तुरंत नोटिफाई करना होता है। इसमें इंसिडेंट की एग्जैक्ट नेचर को, शुरुआत की तारीख और कॉन्ट्रैक्ट के उस स्पेसिफिक क्लॉज का जिक्र करना पड़ता है जिसके तहत फोर्स मेजर डिक्लेयर किया जा रहा है। इसके साथ ही अफेक्टेड पार्टी को यह भी प्रूव करना पड़ता है कि उसने सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश की, मिटिगेट करने की कोशिश की। भारत के संदर्भ में देखें तो फोर्स मेजर का लीगल फ्रेमवर्क इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 56 में है। इस सेक्शन के अनुसार अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस किसी ऐसी घटना के कारण इम्पॉसिबल या अनलॉफुल हो जाता है जिसे प्रॉमिसर रोक नहीं सकता तो वह कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है। इसे डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन कहते हैं, जो फोर्स मेजर की ब्रॉडर लीगल इंटरप्रिटेशन है। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एक बहुत बड़ा और दिलचस्प सवाल सुना जा रहा है। सवाल यह है कि आखिर इंडस्ट्री किसे कहा जाए। सुनने में सवाल छोटा लगता है लेकिन इसका असर करोड़ों एम्प्लॉयज और हजारों इंस्टीट्यूशंस पर पड़ने वाला है। अब जरा इसे आसान तरीके से समझते हैं। दोस्तों, अगर कोई जगह इंडस्ट्री मानी जाती है तो वहां काम करने वाले लोगों को लेबर लॉज का प्रोटेक्शन मिलता है, जैसे फिक्स्ड वर्किंग आवर्स, मिनिमम वेजेस, स्ट्राइक का अधिकार, बिना कारण जॉब से निकालने से सुरक्षा। लेकिन अगर वही जगह इंडस्ट्री नहीं मानी गई तो ये सारे प्रोटेक्शंस खत्म हो सकते हैं। यानी एक डेफिनेशन तय करेगी कि किसे राइट्स मिलेंगे और किसे नहीं। दरअसल इंडस्ट्री की परिभाषा के इस पूरे विवाद की जड़ 1978 के एक बड़े केस में है। केस था बेंगलुरु वाटर सप्लाई वर्सेस ए राजप्पा। इस केस में कोर्ट ने इंडस्ट्री के डेफिनेशन को बहुत ब्रॉड कर दिया था। केस में जज VR कृष्ण अय्यर ने एक ट्रिपल टेस्ट दिया जिसमें कहा गया कि अगर कोई काम सिस्टमेटिक तरीके से हो रहा है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय मिलकर कर रहे हैं और लोगों की जरूरतें पूरी कर रहा है तो उसे इंडस्ट्री माना जाएगा, चाहे उसमें प्रॉफिट हो रहा हो या ना हो रहा हो। इस लॉजिक के कारण हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, NGOs, यहाँ तक कि कुछ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, ये सब इंडस्ट्री की कैटेगरी में आ गए। मतलब इसका यह था कि इन जगहों पर काम करने वाले लोगों को लेबर लॉज का प्रोटेक्शन मिलेगा। लेकिन यहीं से कंफ्यूजन हुआ। कुछ जजेस को लगा कि यह डेफिनेशन तो बहुत ज्यादा फैल गई है। उनका कहना था कि डॉक्टर, टीचर, लॉयर, ये सब प्रोफेशंस जो हैं इन्हें इंडस्ट्री कहना सही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये ज्यादातर इंडिविजुअल स्किल पर चलते हैं, इंडस्ट्रियल सेटअप की तरह नहीं चलते। बाद में सरकार ने 1982 में इस डेफिनेशन को सीमित करने की कोशिश की ताकि हॉस्पिटल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और कुछ गवर्नमेंट फंक्शंस को बाहर रखा जा सके। लेकिन ये अमेंडमेंट कभी लागू नहीं हुआ। नतीजा क्या हुआ? कानून वही पुराना रहा, कोर्ट्स में अलग अलग फैसले आने लगे। वहीं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इंडस्ट्री कहा गया तो कहीं नहीं कहा गया। अब इस पूरे कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए मामला 9 जजों की बेंच के पास आया है जिसकी अगुवाई जस्टिस सूर्यकांत कर रहे हैं। अब कोर्ट को 3 बड़े फैसले लेने हैं। पहला, क्या 1978 वाला ट्रिपल टेस्ट आज भी सही है या उसे बदलने की जरूरत है? दूसरा, क्या गवर्नमेंट के वेलफेयर काम जैसे स्कीम्स और पब्लिक सर्विसेज को इंडस्ट्री माना जाना चाहिए? और तीसरा, सॉवरेन फंक्शंस जैसे कि पुलिस, डिफेंस, लॉ मेकिंग क्या पूरी तरह इंडस्ट्री से बाहर रहेंगे? असल में ये मामला सिर्फ लीगल डेफिनेशन का नहीं है बल्कि एक बैलेंस बनाने का है। बैलेंस एम्प्लॉय के राइट्स और एम्प्लॉयर के फ्रीडम के बीच में। अगर डेफिनेशन बहुत ब्रॉड है
तो प्राइवेट सेक्टर पर ज़्यादा बर्डन आ सकता है, और अगर बहुत नैरो हो गई तो वर्कर्स के राइट्स कमज़ोर पड़ सकते हैं। तो इस पूरी डेवलपमेंट पर आपको नज़र बना के रखना है। दोस्तों, अगली खबर है पर्यावरण से जुड़ी। हाल ही में काजीरंगा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व से लगभग 50 जंगली एशियाटिक वाटर बफेलोज को कान्हा टाइगर रिजर्व में शिफ्ट करने का फैसला लिया गया है। ये काम एकदम अचानक नहीं होगा, बल्कि फेज वाइज तरीके से होगा। इसका मकसद है बायोडायवर्सिटी को मजबूत करना और एंडेंजर्ड स्पीशीज के नए सुरक्षित हैबिटेट में उनको बसाना, ताकि उनका सर्वाइवल लॉन्ग टर्म में सुनिश्चित हो। अब अगर कान्हा टाइगर रिजर्व की बात करें तो यह मध्य प्रदेश के सतपुड़ा रेंज के मैकाले हिल्स में स्थित एक बेहद खूबसूरत और इकोलॉजिकल रूप से रिच फॉरेस्ट एरिया है। यहाँ का लैंडस्केप बहुत डाइवर्स है। यहाँ कहीं हल्की फुल्की पहाड़ियाँ हैं, कहीं प्लेटूज हैं, कहीं गहरी वैलीज हैं। ये सारे फीचर्स इसे वाइल्ड लाइफ के लिए आइडियल एनवायरनमेंट बनाते हैं। कान्हा की खास बात यह है कि यह आइसोलेटेड जंगल नहीं है, बल्कि दूसरे टाइगर रिजर्व से जुड़ा है। इसका एक एक्टिव कॉरिडोर पेंच टाइगर रिजर्व से जुड़ा है और यह अचानक मार टाइगर रिजर्व से कनेक्टेड है। इसका मतलब कि एनिमल्स फ्रीली मूव कर सकते हैं, जिससे जेनेटिक डाइवर्सिटी बनी रहती है और इकोसिस्टम हेल्दी बना रहता है। यह इलाका सिर्फ वाइल्ड लाइफ के लिए नहीं, बल्कि कल्चरल रिचनेस के लिए भी जाना जाता है। यहाँ आज भी गोंड और बैगा जैसी प्राचीन ट्राइबल कम्युनिटीज रहती हैं, जिनका नेचर के साथ गहरा कनेक्शन है। ये लोग सदियों से इस इकोसिस्टम का हिस्सा रहे हैं और इसका बैलेंस बनाए रखने में इनडायरेक्टली ये रोल भी निभाते हैं। कान्हा की एक और दिलचस्प पहचान है। ये भारत का पहला टाइगर रिजर्व है जिसने अपना मैस्कॉट इंट्रोड्यूस किया। इसका नाम है भूर सिंह द बारासिंगा। बारासिंगा यानी स्वैम्प डियर, जो कभी एक्सटिंक्शन के कगार पर था, लेकिन कान्हा में कंजर्वेशन एफर्ट्स की वजह से आज इसकी पॉपुलेशन रिकवर हो चुकी है। अगर वेजिटेशन की बात करें तो यहाँ मुख्य रूप से साल वनों और मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट मिलते हैं। बांस, तेंदू, जामुन, अर्जुन, ये सब जो पेड़ हैं यहाँ खूब पनपते हैं, जो एनिमल्स को फूड और शेल्टर दोनों देते हैं। वाइल्ड लाइफ की दुनिया में कान्हा एक पावर हाउस की तरह है। यहाँ रॉयल बंगाल टाइगर, लेपर्ड, स्लॉथ बियर और इंडियन वाइल्ड डॉग जैसे कई प्रेडेटर्स पाए जाते हैं। यही वजह है कि यह रिजर्व प्रोजेक्ट टाइगर के तहत भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने खुद संज्ञान लेते हुए नेशनल चंबल सैंक्चुरी में हो रही इलीगल सैंड माइनिंग पर चिंता जताई। वजह साफ है, क्योंकि यह माइनिंग सिर्फ जमीन नहीं खोद रही, बल्कि पूरे इकोसिस्टम को धीरे धीरे नुकसान पहुंचा रही है, खासकर उन रेयर एक्वाटिक स्पीशीज को जो यहाँ निवास करती हैं। अब सेंचुरी की बात करें तो यह एक यूनिक रिवर बेस्ड प्रोटेक्टेड एरिया है, जो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान तीनों राज्यों के बॉर्डर पर फैला है। चंबल रिवर के करीब 425 किलोमीटर लंबे स्ट्रेच में यह सेंचुरी फैली है, इसलिए इसे रिवराइन सेंचुरी कहा जाता है। इस सेंचुरी का सबसे बड़ा मकसद एंडेंजर्ड स्पीशीज को बचाना है। यहाँ के सबसे फेमस स्पीशीज है घड़ियाल, और एक ऐसा क्रोकोडाइल होता है घड़ियाल जिसकी लंबी सी, आपने देखी होगी, लंबी पतली स्नाउट होती है। समस्या ये है कि घड़ियाल दुनिया में बहुत कम बचे हैं। इसके अलावा यहाँ गंगा रिवर डॉल्फिन और रेड क्राउन रूफ टर्टल जैसे रेयर स्पीशीज भी पाई जाती हैं। अब खास बात यह है कि चंबल सेंचुरी में घड़ियाल की दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन मिलती है, यानी दुनिया में जो भी घड़ियाल बचे हैं उनमें से ज़्यादातर यहीं पाए जाते हैं। ये एरिया सिर्फ एक्वेटिक लाइफ के लिए नहीं, बल्कि बर्ड्स के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसे इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया का दर्जा मिला है, यानी यहाँ माइग्रेटरी और रेजिडेंट बर्ड्स की बड़ी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। अगर टेरेन की बात करें तो चंबल का लैंडस्केप काफ़ी अलग है। यहाँ गहरी रेवाइंस यानी बीहड़, सैंडी बैंक और अनइवन हिल्स मिलते हैं। यही टेरेन इलीगल एक्टिविटीज़ को बढ़ावा देता है, क्योंकि यहाँ मॉनिटरिंग मुश्किल है। वेजिटेशन के लिहाज से यह कथियार गिर ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट जोन का हिस्सा है, जहाँ पेड़ पौधे कम मिलते हैं, कम घने होते हैं, लेकिन वाइल्ड लाइफ के लिए ज़रूरी हैबिटेट प्रदान करते हैं। फौना की डाइवर्सिटी ज़बरदस्त है। यहाँ मगर, क्रोकोडाइल, स्मूथ कोटेड उदबिलाव, स्ट्राइप्ड हाइना, इंडियन वुल्फ जैसे जानवर मिल जाएंगे। इसके अलावा कई रेयर टर्टल स्पीशीज भी मिलती हैं, जो रिवर इकोसिस्टम को बैलेंस बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अब जो मुख्य समस्या सामने आई है, यानी सैंड माइनिंग, वही इस पूरे इकोसिस्टम को डिस्टर्ब कर रही है। इससे नदी का नेचुरल फ्लो बदलता है, नेस्टिंग साइट्स खत्म होती हैं और एक्वाटिक स्पीशीज का सर्वाइवल खतरे में पड़ जाता है। सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह कंजर्वेशन एफर्ट्स को फिर से गंभीर दिशा दे सकता है। दोस्तों, अभी आपने न्यूज में साउथ पार्स गैस फील्ड के बारे में जरूर सुना होगा। यह पर्शियन गल्फ में स्थित है। आपको बता दें, दुनिया का सबसे बड़ा नेचुरल गैस फील्ड है ये, और इसे ईरान इस्तेमाल करता है।
अब हुआ ये कि इजराइल ने इस गैस फील्ड पर हमला किया और इलाके को धुआं धुआं कर दिया। अब ईरान कहां चुप रहने वाला था। ईरान ने जवाब में कतर के रास लैफन इंडस्ट्रियल सिटी पर मिसाइल हमला कर दिया, जो दुनिया का सबसे बड़ा एलएनजी एक्सपोर्ट हब है। यानी एक तरफ गैस पैदा करने वाली सबसे बड़ी जगह और दूसरी तरफ उसे एक्सपोर्ट करने वाला सबसे बड़ा केंद्र, दोनों पर हमले हो चुके हैं। ये कॉन्फ्लिक्ट अब बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुका है। इसका सीधा असर ग्लोबल प्राइसेस पर दिखा। तेल $100 से बढ़कर $118 प्रति बैरल तक पहुंच चुका है। नेचुरल गैस महंगी हो चुकी है। समझिए इसको कि अब डर सिर्फ ट्रांसपोर्ट रूट का नहीं रहा, बल्कि अब कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रोडक्शन ही रुक सकता है। पहले समस्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे रास्तों के बंद होने की थी, जहां से दुनिया का 20-25% ऑयल गुजरता है, लेकिन अब प्रोडक्शन फैसिलिटीज पर हमला हो रहा है। खास करके रास लैफन पर हमला बहुत ही विध्वंसकारी साबित हो सकता है। ध्यान रखिए कि ये अकेले दुनिया के लगभग 20% एलएनजी का सप्लाई संभालता है। इसलिए अगर यहां डैमेज ज्यादा हुआ तो ग्लोबल गैस सप्लाई बुरी तरह प्रभावित होगी और सबसे ज्यादा असर भारत जैसे देशों पर पड़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत अपनी लगभग 50% गैस को इंपोर्ट करता है और उसमें से करीब 40% कतर से ही आता है, जो लगभग पूरा रास लैफन से ही आता है। ऊपर से हॉर्मुज रूट भी लगभग बंद जैसा है, जिससे टैंकर्स फंसे हुए हैं। साथ ही भारत 88% क्रूड ऑयल, 60% एलपीजी और 50% गैस इंपोर्ट करता है, जो ज्यादातर इसी रीजन से आता है। इसलिए अगर ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है तो सप्लाई चेन प्रॉब्लम एक बड़े सप्लाई क्राइसिस में बदल सकती है। यानी फ्यूल महंगा होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगी और ग्लोबल इकोनॉमी पर बुरा असर पड़ेगा। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका को पहले से हमले की जानकारी नहीं थी, लेकिन उन्होंने ईरान को चेतावनी भी दी कि अगर कतर पर दोबारा हमला हुआ तो साउथ पार्स गैस फील्ड को पूरी तरह नष्ट किया जा सकता है। यह साफ है कि स्थिति बहुत अनिश्चित और खतरनाक बनी हुई है। यूपीएससी की तैयारी का हर दिन कीमती होता है और हर कल की राह आज से ही बनती है। तो क्या आपने प्रतिज्ञा ली है अपने आईएएस सपने को साकार करने की? स्टडी आईक्यू लेकर आया है यूपीएससी लाइव फाउंडेशन हिंदी प्रतिज्ञा प्लस बैच 2027, जहां कराई जाएगी प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी, वो भी रणनीतिक गहराई के साथ और सही मार्गदर्शन के साथ। इस बैच में आपको मिलेंगी 1000+ आवर्स की लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस, मार्गदर्शन और सारथी कार्यक्रमों के माध्यम से 1-to-1 पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप, डेली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज और सीसेट का कंप्लीट कवरेज, हैंड रिटन नोट्स, पीडीएफ्स और 18 बुक्स का सेट। टेस्ट में टॉप स्कोरर को मिलेगा 11,000 रुपए का नगद पुरस्कार। प्रीलिम्स और मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम यानी पीआरपी और एमआरपी डिसिप्लिन के साथ फोकस भी देंगे। इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम यानी आईजीपी के साथ अंतिम दौर तक स्टडी आईक्यू आपका साथ निभाएगा। और इतना ही नहीं, प्रीलिम्स में सफल होने पर मिलेगी पूरी फीस वापस। अब तय कीजिए, आप सिर्फ सपना देखेंगे या उसके लिए स्टडी आईक्यू के साथ मिलकर प्रतिज्ञा निभाएंगे। यूज करें कोड अमृत लाइव और पाएं मैक्सिमम डिस्काउंट हमारे गोल्ड, प्लैटिनम और डायमंड बैचेस पर। अगर आप 2028 में अटेम्प्ट देना चाहते हैं तो उसके लिए भी बैचेस अवेलेबल हैं। अगर अब भी कोई सवाल हो, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए या मुझे सीधा मेल कीजिए amrit@studiiq.com पर। यूपीएससी 2027, आपकी प्रतिज्ञा हमारा मार्गदर्शन। आइए देखते हैं आज के बुलेटिन पर आधारित सवाल। पहला सवाल है, 2025 के लिए ज्ञानपीठ अवार्ड किसे देने की घोषणा हुई है? जी शंकर कुरुप, आर वैरमुथु, गुलजार या फिर जावेद अख्तर? डाइमेथाइल ईथर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका सेटेन नंबर उच्च होता है, जिससे यह जल्दी इग्नाइट होता है। यह कंबशन के दौरान पार्टिकुलेट मैटर और सल्फर ऑक्साइड्स का उत्सर्जन कम करता है। सामान्य तापमान पर यह लिक्विड अवस्था में पाया जाता है। इसे डीजल इंजन्स में बिना किसी मॉडिफिकेशन के सीधे उपयोग किया जा सकता है। कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1, 2 और 4 या फिर 1, 2, 3 और 4। अगला प्रश्न है, साहित्य अकादमी अवार्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसकी स्थापना 1954 में हुई थी और यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान है। यह पुरस्कार केवल संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं तक सीमित है। यह पुरस्कार उस पुस्तक को दिया जाता है जो पिछले 5 वर्षों के भीतर प्रकाशित हुई हो। प्रत्येक भाषा में हर वर्ष एक ही लेखक को यह पुरस्कार दिया जाता है। सही उत्तर चुनना है कूट के द्वारा। केवल 1, 3 और 4, केवल 1 और 2, केवल 2, 3 और 4 या फिर 1, 2, 3 और 4। अगला प्रश्न है, नगोया प्रोटोकॉल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह प्रोटोकॉल जेनेटिक रिसोर्सेज के उपयोग से प्राप्त लाभों के फेयर और इक्विटेबल शेयरिंग से संबंधित है। यह कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के तहत एक पूरक समझौता है। कौन सा या से सही है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 और नहीं 2।
अगला प्रश्न है, गजपति एम्पायर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसकी स्थापना कपिलेंद्र देव ने की थी। इसका विस्तार उत्तर में गंगा के हुगली क्षेत्र से दक्षिण में कावेरी नदी तक था। विजयनगर एम्पायर इसके प्रमुख प्रतिद्वंदियों में से एक था। यह एम्पायर 18वीं सदी के अंत तक एक शक्तिशाली राज्य बना रहा। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। केवल 1, 2 और 3, केवल 2 और 4, केवल 1 और 4, या फिर 1, 2, 3 और 4। अगला प्रश्न है, सुजल गांव आईडी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रत्येक गांव को दिया गया एक यूनिक डिजिटल आईडी है जो वाटर सप्लाई सिस्टम को ट्रैक करता है। यह पहल जल जीवन मिशन के तहत लागू की गई है। इसका उद्देश्य केवल ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की उपलब्धता को बढ़ाना है, न कि उसकी मॉनिटरिंग करना। इसे सुजलम भारत नामक नेशनल डिजिटल आर्किटेक्चर से जोड़ा गया है। कूट का सही प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। केवल 1, 2, 4, केवल 1 और 3, केवल 2, 3 और 4, या फिर 1, 2, 3 और 4। अगला प्रश्न है, कोपली रिवर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह नदी मेघालय से निकलती है और असम से होकर बहती है। यह ब्रह्मपुत्र रिवर की उत्तरी तट की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसका प्रवाह और भौगोलिक संरचना हाइड्रो पावर उत्पादन के लिए अनुकूल मानी जाती है। कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1 और 3, केवल 2 और 3, केवल 1 और 2, या फिर 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है, फोर्स मैज्योर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह ऐसी परिस्थितियों को दर्शाता है जो पूरी तरह मानव नियंत्रण से बाहर हैं। इसके तहत कॉन्ट्रैक्ट की पार्टियां अपनी ऑब्लिगेशंस को अस्थायी रूप से सस्पेंड कर सकती हैं। हर अप्रत्याशित घटना खुद ही फोर्स मैज्योर के अंतर्गत आ जाती है। भारत में इसका प्रावधान इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 56 से संबंधित है। कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। केवल 1, 2 और 4, केवल 1 और 3, केवल 2, 3 और 4, या फिर 1, 2, 3 और 4। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। अपना ख्याल रखिए, ठीक से पढ़ाई कीजिए। अगले बुलेटिन में आपसे मुलाकात होगी शनिवार को रात 9 बजे। इस बुलेटिन की पीडीएफ चाहिए तो अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है। आज जो सवाल मैंने पूछे उनके जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिए, और पिछले हफ्ते जो सवाल पूछे थे उनके जवाब आपको स्क्रीन पर दिखेंगे। नमस्कार। Thank you.